नमस्कार, स्वागत है आपका फाइनेंस के फंडे के तीसरे एपिसोड में। और इसमें हम बातचीत करने वाले हैं शेयर बाजार के बारे में। इनफैक्ट सिर्फ शेयर बाजार के बारे में नहीं, बल्कि शेयर बाजार में जो उतार चढ़ाव चल रहे हैं, ऐसे में आपको कौन से फंड्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और वो कौन से फंड्स हैं जो इस समय बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे साथ सिद्धार्थ शर्मा का, जो मनी ट्री पार्टनर्स के ओनर हैं। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू। जी सर, सबसे पहला सवाल मैं यहीं से शुरू करूंगी कि शेयर मार्केट में नया हाई बनाने की तरफ वो आगे बढ़ रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। और ऐसे में हमारे जो इंटरेस्ट रेट है वो भी हाई है। अब उन इंटरेस्ट रेट को और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो अब तक सुधरी नहीं है, अब तक थोड़ी बैलेंस है लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में वो कौन से फंड्स हैं, कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं ऐसे जिनमें एक नॉर्मल इन्वेस्टर को इस वक्त इन्वेस्ट करना चाहिए, मार्केट को देखते हुए और इन सब सिचुएशंस को देखते हुए। तो सबसे पहले ये कि मार्केट्स जो बेसिकली राइज करी हैं पिछले 2 हफ्ते के अंदर, इसका कारण क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस समय जो भी सबसे पहले जो मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं, वो देख रहे हैं कि वो काफी फेवरेबल है। जो इंटरेस्ट रेट्स जितने भी हाइक हुए हैं, और उसके पीछे कारण ये था कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। पूरे जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैं, जितनी भी बैंक्स के, पूरे जितनी भी कंट्रीज के, वो काफी सक्सेसफुल हुए हैं इस इन्फ्लेशन को कर्टेन करने के लिए। जब भी इन्फ्लेशन, जिसको हम महंगाई कहते हैं, वो कर्टेल होती है, उससे मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स जो है वो सुधर जाते हैं किसी कंट्री के, और ये सुधरते हुए देखने को मिल रहा है। ये समय रिजल्ट्स का सीजन चल रहा है, बहुत सारे कंपनीज के रिजल्ट्स आ रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट 85 to 90% जो कंपनीज के रिजल्ट्स आ रहे हैं वो फेवरेबल रिजल्ट्स आ रहे हैं। किसी के रेवेन्यूज इंक्रीज हो रहे हैं, किसी के मार्जिन इंक्रीज हो रहे हैं, किसी के बेटा इंक्रीज हो रहा है। तो वो एक फेवरेबल एक इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट का संकेत है, जहां इन्वेस्टर्स देख सकते हैं कि ना ही ओनली मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स फेवरेबल हैं, बट एक माइक्रो लेवल पे जो स्पेसिफिक कंपनीज हैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स की, चाहे वो एफएमसीजी है, चाहे वो आईटी है, चाहे वो बैंकिंग है, चाहे वो आप किसी भी सेक्टर का ले लीजिए, इंटरनेशनल मार्केट्स की अगर आप सिनेरियो देखें, तो वो थोड़ा फेवरेबल देखने को मिला है एक जनरल पब्लिक को, एक जनरल इन्वेस्टर्स को। अब पॉइंट ये है इस समय कि ऐसे सिचुएशन में, जैसे आपने कहा, जियोपॉलिटिकल सिनेरियोस, क्योंकि रशिया यूक्रेन का जो इशू है वो बहुत टाइम से चल रहा है। इनफैक्ट मार्केट्स की जो परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी पिछले 1 साल से, उसमें जो रशिया यूक्रेन का एक बहुत बड़ा इशू है, जिसके कारण एक महंगाई बढ़ी जा रही थी, ऑयल बहुत डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रहा था, एक जियोपॉलिटिकल एक सिनेरियो में एक टेंशन थी पूरे वर्ल्ड के अंदर, जिसके कारण सारे इन्वेस्टर्स काफी डरे हुए थे कि एक्चुअली इन्वेस्ट कहां करें, गोल्ड में इन्वेस्ट करें, यूएस ट्रेजरी के अंदर इन्वेस्ट करें, इमर्जिंग मार्केट के अंदर इंटरेस्ट करें। तो जनरली देखा जाता है कि जब सिचुएशंस बहुत टाइम तक प्रिवेल करती है, तो मार्केट उसको डिस्काउंट कर लेती है। मार्केट्स ऑलरेडी इस चीज को एब्जॉर्ब कर लेती है कि या तो ये सिचुएशंस ठीक हो जाएंगी, या ठीक नहीं भी होंगी, तो मार्केट्स को किस तरीके से एक नई बढ़ोतरी करनी है, या नए मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स को देखते हुए किस तरीके से वर्क करना है। तो अगर हम इस समय अगर मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स की बात करें, तो इन्फ्लेशनरी फिगर्स काफी रेंज बाउंड चल रही है, 4% के आसपास। आईआईपी फिगर्स जो है, या फिर जिसको हम इंडस्ट्रियल इंडेक्स प्राइस फिगर्स कहते हैं, वो भी काफी फेवरेबल है। सर्विस इंडेक्स इस समय फेवरेबल है। अनएम्प्लॉयमेंट की जिस तरीके से बात चल रही थी कि इस समय बहुत ज्यादा मैसिव ले ऑफ्स हो रहे हैं, इंडिया में अब इस समय इतनी ले ऑफ्स की चांसेस या इतनी प्रोबेबिलिटी दिख नहीं रही है विज आउटसाइड वर्ल्ड। और जिस तरीके से इंडिया ने रशिया के साथ जो एक पैक्ट साइन किया था, जहां से क्रूड एक सस्ते दाम पे खरीदने की बात करी गई है, और जिस तरीके से क्रूड एक रेंज बाउंड मैनर के अंदर मूव कर रहा है, जिसके कारण हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट इस समय कंट्रोल में है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, जिसके कारण मोर और लेस सारे जो भी इकोनॉमिक पैरामीटर्स चल रहे हैं वो सारे फेवरेबल हैं। सो दैट इज द रीजन बिकॉज ऑफ विच मार्केट्स अपने एक न्यू हाई की तरफ है। और एक बहुत जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो पिछले 2 महीने के अंदर देखा गया है, वो ये है, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिसको हम एफआईआईज बोलते हैं, जो वो अपना पैसा बाहर निकाल रहे थे अपने इस इमर्जिंग मार्केट से, वो वापस पिछले 3 महीने के स्टैटिस्टिक्स और डेटा जो एम्फी प्रोड्यूस करता है, वो उसमें देखा गया है कि ऑलरेडी वो पॉजिटिव में आ चुके हैं। तो जैसे एफआईआईज का इन्वेस्टमेंट या निवेश दोबारा वापस इंडिया में आ रहा है, मार्केट्स अपना एक नया चरम पे, एक नए हाई की तरफ जा रहे हैं, जो एक फेवरेबल एक एंजाइटी या स्ट्रेस थी एक इन्वेस्टर्स के अंदर पिछले 2 साल से कि मार्केट्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट जैसे एफडीज परफॉर्म कर रहे हैं,
गोल्ड में लगाएं पैसा, बिकॉज गोल्ड परफॉर्मेंस दे रहा था। अगर आप देखें, जब भी एक जियोपॉलिटिकल क्राइसिस होती है या एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां टेंशन होती है, मार्केट्स नीचे हो जाती है और मार्केट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी एक कमोडिटी जो एसेट क्लास है, जो कि स्पेसिफिकली गोल्ड है, वो एक परफॉर्मेंस देना स्टार्ट कर देता है। तो इस समय क्या है, ऑलमोस्ट सब कुछ कंट्रोल लेवल में है, जिसके कारण एक मार्केट्स को एंटिसिपेट किया जा रहा है कि वो एक नए हाइक की तरफ जा रही है। और इसलिए इन्वेस्टर्स एक बहुत पॉजिटिव माइंडसेट से, एक पॉजिटिव एटीट्यूड से, और जो भी इनकी जो टेंशन थी पिछले 2 साल की, वो खत्म करते हुए मार्केट्स में निवेश कर रहे हैं। और आप देख पा रहे हैं कि डिस्पाइट द फैक्ट कि पूरे जियोपॉलिटिकल लेवल पे एक क्राइसिस है, एक टेंशन है, इंडियन मार्केट्स जो है वो अभी भी एक रेंज बाउंड मैनर में मूव कर रहा है। और अगर हम देख सके तो कल ही मार्केट्स ने 61-62,000 का एक बेंचमार्क दोबारा बीट किया है 1 महीने के बाद, जो कि इन्वेस्टर्स को ईज दिया है कि मार्केट्स अपने एक पॉजिटिव होराइजन की तरफ जा रहा है, जिसके कारण हम इन्वेस्ट करें। अब जैसे आपने बोला कि जैसे इंटरेस्ट रेट हाइक्स की आपने बात करी, हाँ, फेड ने अभी रिसेंटली एक इंटरेस्ट रेट हाइक किया है, जो और मोर ओवर ये एंटिसिपेट किया जा रहा है कि हम एक इंटरेस्ट रेट हाइक साइकिल में ऑलमोस्ट एंड में पहुंच चुके हैं। अब यहां से इंटरेस्ट रेट्स ज्यादा हाइक होने के चांसेस नहीं है, बिकॉज अगर ज्यादा हाइक किया तो एक लिक्विडिटी क्राइसिस की तरफ, एक इंटरनेशनल जो पूरा एक सिनेरियो है, एक वर्ल्ड है, वो एक इंटरनेशनल क्रंच की तरफ जाएगा, जिसके कारण काफी डिफॉल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट आज ही के एक न्यूज में भी ये था कि अब इससे ज्यादा हम एक ऐसी पॉसिबल सिनेरियो में नहीं है जहां एक इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स या एक इंटरनेशनल लिक्विडिटी क्राइसिस के जोन में जाए। तो अब क्या सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि अब हम एक रेट के, इंटरेस्ट रेट के एक लोअर डाउन फेज में मूव करने की स्टेट में हम जा रहे हैं, जहां से दोबारा एक लिक्विडिटी पंप होगा। और जब भी लिक्विडिटी पंप होता है तो वो इमर्जिंग मार्केट्स में वो पैसा आता है। और जब हम इमर्जिंग मार्केट्स की बात करते हैं तो इंडिया एक इंडिया बहुत फेवरेट डेस्टिनेशन है, जहां इन्वेस्टर्स आते हैं, प्रॉफिट्स बनाते हैं, प्रॉफिट्स बना के निकल जाते हैं, और फिर दोबारा एक वो मेजर चंक में आते हैं और वो निर्यात करते हैं। जहां तक एक डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की बात है, मैं चाहूंगा कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स एक इंडियन टेरिटरीज के अंदर पहले तो इन्वेस्ट करें। दूसरी चीज, अगर उनको इन्वेस्ट करना है स्पेसिफिकली, तो वो एक गोल्ड के अंदर थोड़ा सा पैसा अभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जब तक जियोपॉलिटिकल सिनेरियो एक कंट्रोल में नहीं है। और अगर उनको इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करना है या प्रॉपर इक्विटीज के अंदर इन्वेस्ट करना है, तो अगर प्रॉपर इक्विटीज के अंदर इन्वेस्ट करना है तो वो लार्ज कैप फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे नाम है बैंकिंग इंडस्ट्री में, आप आईसीआईसीआई, कोटक, एक्सिस में आप मूव कर सकते हैं, एफएमसीजी में आप एशियन पेंट्स के अंदर मूव कर सकते हैं, डाबर के अंदर मूव कर सकते हैं। ये बहुत जाने माने नाम है, जहां पे अगर आप अभी इन्वेस्ट करेंगे और मार्केट्स अपने राइजिंग सिनेरियो में है, तो आप देख पाएंगे कि ये स्टॉक्स बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। और जिस तरीके से रिजल्ट्स आजकल आ रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे जो स्टॉक्स हैं उनके हम एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे कि रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, बट एक्चुअली रिजल्ट्स काफी ठीक ठाक आ रहे हैं, जिसके कारण हम देख पा रहे हैं कि मार्जिन्स काफी बढ़ चुके हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ विच एक हम प्रॉफिट और एक ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी की तरफ हम लोग मूव कर पा रहे हैं। तो अगर उनको म्यूचुअल फंड्स में अगर इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना है, तो एक फ्लेक्सी कैप बहुत ही फेवरेट डेस्टिनेशन है, या मल्टी कैप एक बहुत ही फेवरेट डेस्टिनेशन है, जहां पे इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि फ्लेक्सी कैप में एक्चुअली वो लार्ज कैप के बहुत कंपनीज, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज का ग्रिप ले सकते हैं, चाहे जो मैंने अभी आपको नाम बताया, या फिर वो मिड कैप और स्मॉल कैप की टैक्टिकल कॉल्स भी ले सकते हैं एज पर अकॉर्डिंग टू द फंड मैनेजर्स। और अगर वो उनमें इन्वेस्ट करते हैं तो वो देख पाएंगे कि उनके जो रिटर्न्स हैं वो हाई लेवल ऑफ एंटिसिपेटेड ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। अगर अभी जहां तक फ्लेक्सी कैप की बात है, अभी 2 महीने पहले मेरा एसेट कंपनी ने अपना एक फ्लेक्सी कैप फंड लॉन्च किया, जिसका नाम है मेरा एसेट फ्लेक्सी कैप। अगर आप उसके अभी रिटर्न्स देखें तो उन्होंने फिनोमिनल ग्रेट रिटर्न्स दिए हैं। उसके पीछे कारण यही था कि एक तो स्टॉक सिलेक्शन ठीक था, टाइमिंग्स ठीक थे, जिसके कारण वो एक नए हाइक की तरफ जा पा रहे हैं। सो एज अ रिजल्ट ऑफ इट, अगर कोई मुझसे पर्सनली पूछता है एज अ फ्रॉम द वेल्थ मैनेजर्स पॉइंट ऑफ व्यू कि वो कहाँ इन्वेस्ट करें, मैं बोलूंगा फ्लेक्सी कैप एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है, जहां वो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का फ्लेवर ले सकते हैं। और अगर वो मुझे स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछते हैं कि वो किस फ्लेक्सी कैप में जाए, तो मैं बोलूंगा आप मेरा फ्लेक्सी कैप में या आईसीआईसीआई के एक फ्लेक्सी कैप फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां ड्यू डिलिजेंस भी देखी जा रही है, एक राइट स्टॉक सिलेक्शंस भी देखे जा रहे हैं, सेक्टोरल एग्नोस्टिक फंड्स हैं कि वो किसी भी सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो बेस्ट सेक्टर्स को भी चूज कर पा रहे हैं। और उसके साथ साथ जैसे फ्लेक्सी कैप वर्ड है, वो किसी भी कैटेगरी को चूज कर सकते हैं, चाहे वो लार्ज हो, चाहे वो मिड हो, चाहे वो स्मॉल हो।
तो मैं इन्वेस्टर्स को से एक एडवाइस दूंगा कि वो एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी फंड के अंदर चले जाएं, जहां उनके रेट्स रिटर्न्स भी ज्यादा आएंगे, उनका रिस्क भी कम होगा, और वो ये जो राइजिंग मार्केट सिनेरियो की जो एक लहर दौड़ रही है वो उसमें पार्टिसिपेट भी कर पाएंगे, जिसके कारण जो पिछले 2 साल से उनके अंदर एक एंजाइटी, एक फियर, एक स्ट्रेस, एक टेंशन जो दौड़ रहा था वो खत्म हो पाएगा, और वो देख पाएंगे कि मार्केट्स एक जो नॉर्मल सिनेरियो है 13 से 15% रिटर्न देने का, वो मार्केट्स रिटर्न उनके फंड्स में देगा। ओके सर, ठीक है, आपने फंड्स तो मुझे बता दिए, लेकिन इन फंड्स का टेन्योर भी जानना जरूरी है, क्योंकि लोग अक्सर क्या करते हैं कि जब मार्केट चल रहा होता है ऊपर की तरफ तो लोग तब इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, और फिर और वो तो ऑलरेडी हाई पे जाने वाला है, तो वो तो ऑलरेडी उसको फैक्टर इन, जिन्होंने नीचे से लिया है उनको तो वो रिटर्न मिलने ही वाला है। करेक्ट। लेकिन जो अब इन्वेस्ट करेंगे उनको कितना रिटर्न मिल पाएगा? मान लीजिए कि कोई अब इन्वेस्ट करना चाहता है, हम्म। अब से कितने टाइम तक उसको उसमें इन्वेस्टमेंट रखनी चाहिए, और कितनी आप, या तो मिनिमम तो खैर कुछ नहीं होता है, बट स्टिल हम्म। आप एक वो बता सकते हैं कि एक अगर आपके पास मान लीजिए 10,000 है तो आप ये इस फंड में इतना डाल सकते हैं, इस फंड में इतना डाल सकते हैं इतने टाइम के लिए। बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल को लेने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मार्केट, अगर हम एक हिस्टोरिकल डेटा देखें, तो मार्केट का जो सीएजीआर रिटर्न्स होता है वो 13 से 15% का देने का होता है। मार्केट्स ऑलमोस्ट इस रेंज बाउंड मैनर में रिटर्न्स देती है। अगर हम पिछले 2 साल की बात करते हैं तो मार्केट्स ने रिटर्न नहीं दिए। तो मार्केट्स जब भी अपनी रैली लेगी, वो इस तरीके से रैली लेगी कि पुराने जो भी लैगार्ड्स हैं 2 साल के, जहां वो रिटर्न्स नहीं दे पाई है, वो इतना दे देगी रिटर्न्स कि 3 साल का जो सीएजीआर रिटर्न है वो 13 से 15% है। तो इससे बाय डिफॉल्ट ये कंक्लूड किया जा सकता है कि अगर रैली आएगी तो वो काफी हद तक ही रैली आएगी कि वो 3 साल का जो भी लैग जो चल रहा है उन सबको कॉम्पनसेट कर ले। और ऐसा हुआ भी है। ये मैं खुद अपनी तरफ से एक ओपिनियन नहीं दे रहा हूं। ये एम्फी के जो डेटा जो आते हैं उनके उन डेटा से अगर आप उनको स्टडी करेंगे बहुत केयरफुली, तो आप देख पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कोविड में क्या हुआ, मार्केट 36% नीचे थी। मार्केट ने जब हाइक बनाई तो इस तरीके से हाइक बनाई कि सीएजीआर रिटर्न पे 2 या 3 साल के अंदर 13 से 18% के बीच में वो फिक्स हो गया। उस वक्त तो लोगों को बम्पर रिटर्न मिले हैं, तभी तो लोगों को एग्जैक्टली शेयर मार्केट के बारे में इतनी एक्साइटमेंट हो गई है। एग्जैक्टली। सेकंड, आपने जो मुझसे सवाल पूछा कि किस तरीके से वो निवेश करें, कि उनकी एंट्री पॉइंट्स क्या होनी चाहिए, तो ये सवाल बहुत क्लियर है, क्योंकि एक राइजिंग मार्केट के सिनेरियो में हम मूव कर रहे हैं। तो मैं अभी भी बहुत सेफली कह सकता हूं कि 13 से 15% का सीएजीआर आना बहुत नॉर्मल है। वो कोई बहुत एक्सेप्शनली हाई मार्केट का ट्रेंड नहीं है। एक्सेप्शनली ट्रेंड तो तब होता है जब मार्केट 40 या 45% का रिटर्न सीएजीआर रिटर्न दे दे एक साल में, जो कि मार्केट ने दिया भी है। सो इन दैट केस मैं अभी भी ये कहूंगा कि अगर जो इन्वेस्टर्स किसी फियर से या किसी साइकोसिस से मार्केट्स में इन्वेस्ट नहीं उन्होंने किया है, वो अपना पैसा लगाएं, और स्टैगर्ड वे में जब जब थोड़ा एंट्री पॉइंट्स उनको ठीक मिले। जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभार क्या होता है कि जैसे फेड ने अपना रेट हाइक किया था, उसके कारण थोड़ा सा मार्केट्स ने अपना डिस्काउंट किया या मार्केट्स नीचे गई, उस समय वो उन लोअर पॉइंट्स का फायदा उठाएं और वहां पे इन्वेस्ट करें। तो जो 13 से 15% का रिटर्न है उस पे भी उनको 2 से 3% ऊपर मिल जाएगा। एज अ रिजल्ट ऑफ इच अगर कोई इंसान 10,000 भी इन्वेस्ट करेगा तो उसे आराम से 15% का रिटर्न मिल जाएगा, और वो देख पाएगा कि उसके जो भी गिले शिकवे थे पिछले 2 साल के, वो सारे दूर हो जाएंगे, और उनको एक एक मार्केट्स की तरफ भरोसा तो रहेगा ही, एंड एट द सेम टाइम वो जिस कारण से इन्वेस्ट कर रहे हैं वो उनका जो कैपिटल, चाहे वो कैपिटल एप्रिसिएशन हो, चाहे वो गोल बेस्ड प्लानिंग हो, जैसे फॉर एग्जांपल रिटायरमेंट कॉर्पस या फिर चाइल्ड्स मैरिज, चाइल्ड्स एजुकेशन, वो भी पूरी तरीके से वो प्राप्त कर पाएंगे। सो इन दैट केस आई वुड जस्ट सजेस्ट दैट इफ यू गाइज हैव नॉट पार्टिसिपेटेड इन द मार्केट, यू कैन पार्टिसिपेट। 13 से 15% का रिटर्न्स बहुत आसानी से आ जाएगा, और आप इस बढ़ी हुई लहर का आप फायदा उठाएं। आप इंतजार ना करें कि मार्केट्स पूरे चरम पे आ जाए तब आप जाके इन्वेस्ट करें, क्योंकि जब भी आप एक हायर वैल्यूएशंस पे खरीदते हैं तो उसमें रिटर्न्स कम आने के चांसेस बहुत लाजमी है, अनलेस एंड अनटिल वहां से मार्केट एक नया हाई ना बना दे। सो इसलिए एक इस लहर में 62,000 का बेंचमार्क मार्केट ऑलरेडी बीट कर चुकी है पिछले 2 साल में। तो इस समय का जो बेस्ट पैरामीटर्स या जो बेस्ट क्राइटेरियाज ये है कि जितने भी टेक्निकल पैरामीटर्स हैं जो जिससे मार्केट डिफाइन होता है कि मार्केट महंगी है, मार्केट सस्ती है, मार्केट का पीई क्या चल रहा है, मार्केट का पीबी क्या चल रहा है, या मार्केट कैप टू जीडीपी क्या चल रहा है, वो सारे के सारे पैरामीटर्स इस समय बहुत फेवरेबल हैं, जो आज से 1.5 साल पहले नहीं थे।
डिस्पाइट द फैक्ट कि 1.5 साल पहले भी मार्केट 62,000 पे थी, मार्केट अभी भी 62,000 पर है, बट उस समय मार्केट बहुत महंगे दाम पे ट्रेड कर रही थी और इस समय मार्केट महंगी नहीं है। तो अगर आप फॉरवर्ड पीई की भी बात करते हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो की, तो वो बहुत फेवरेबल है। तो इन्वेस्टर्स अगर इस समय इन्वेस्ट करेंगे तो वो देख पाएंगे कि इस समय जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो पहले के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होती अगर पहले मार्केट्स राइज कर रहे होते, जो कि नहीं कर पाए अनफॉर्चुनेटली। बट क्योंकि अब चांसेस प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब 2 साल तक का एक लल पीरियड आ जाता है उसके बाद मार्केट्स रिटर्न जनरेट करते हैं, और अगर टेक्निकल पैरामीटर्स भी अगर फेवरेबल होते हैं तो आप मार्केट्स को 13 से 15% से भी ऊपर एंटिसिपेटेड रैली आप देख पाते हैं, जिसके कारण इन्वेस्टर्स की खुशी वो देख पाएंगे कि उनके पोर्टफोलियोज एक अच्छे रिटर्न्स दे पा रहा है। सर एक क्वेश्चन मेरा आपके आंसर में से ही है कि पी रेशियो हम्म, बहुत बात होती है इस पे, जब भी इन्वेस्टमेंट की बात होती है, कुछ भी बात होती है, तो एक बिगनर्स के लिए जिनको नहीं पता हम्म, कि मार्केट्स, जिन्होंने थोड़े थोड़े स्टडी करके हम्म। स्टार्ट की है मार्केट में इन्वेस्टमेंट, उनके लिए पी रेशियो को आप एक बार डिफाइन कीजिए। पी रेशियो एक टेक्निकल पैरामीटर है जो मार्केट्स को जो हमें ये बताता है कि मार्केट्स महंगी है या मार्केट सस्ती है। पीई एक रेशियो होता है जिसको हम बोलते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो। हम कितना निवेश करें जिससे हमें 1 रुपए का प्रॉफिट मिल सकता है, उसको हम बोलते हैं पीई रेशियो। हर एक कंट्री का एक अपना पीई रेशियो होता है। हर एक सेक्टर का, चाहे वो बैंकिंग है, चाहे वो एफएमसीजी है, चाहे वो मतलब कंस्ट्रक्शन है, हर का अपना एक पी या फार्मा होता है। सबके अपने अपने पीई रेशियोज होते हैं कि आप कितने इन्वेस्ट करें। तो अगर आप जनरली बैंकिंग का पीई देखते हो वो बहुत हाई होता है, फार्मास्यूटिकल्स का पीई देखते हो वो भी हाई होता है। तो इन दैट केस एक इन सारे पीईस को मिलाकर एक एक एवरेज पीई बनता है जिसको बोलते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो। जनरली जो पीई एक फेवरेबल पीई देखा गया है वो ये है कि 19 से 21 का जो पीई होता है, कि जब आप 19 रुपए लगाते हो मार्केट में तब आपको 1 रुपए का प्रॉफिट आता है, वो एक फेवरेबल पीई माना जाता है इंडियन पैरामीटर्स के हिसाब से। प्रॉब्लम ये थी कि 2 साल पहले जब मार्केट 62,000 के लेवल पे थी सेंसेक्स, उस समय पीई 32 था, और जब 32 का पीई होता है उसको बोलते हैं एक्सपेंसिव मार्केट। उसमें जब आप पैसा लगाते हो तो आपको 32 रुपए लगाने पड़ते हैं 1 रुपए को अर्न करने के लिए। इस समय तो सिर्फ 21 रुपए लगाना है 1 रुपए को अर्न करने के लिए। तो इस समय जो पीई रेशियो है वो बहुत फेवरेबल है, जहां इन्वेस्टमेंट्स किए जा सकते हैं और जहां आप एक बहुत अच्छे रिटर्न्स को एंटिसिपेट किए जाते हैं। फिर एक ट्रेलिंग पीई भी होता है और एक फॉरवर्ड पीई भी होता है। फॉरवर्ड पीई ये होता है कि आप क्या क्या प्राइस टू अर्निंग के एंटिसिपेशंस हैं, कि आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में क्या क्या पीई रेशियो हो सकता है जिसके कारण हम ये डिफाइन कर पाए कि मार्केट्स महंगी है या मार्केट सस्ती है। तो जो फॉरवर्ड पीई के जो नंबर्स देखे गए हैं उसमें भी यही एंटिसिपेट किया गया है कि मार्केट्स एक बहुत फेवरेबल जोन में मूव करेगा, और उस फेवरेबल जोन में जो मार्केट्स मूव करेगा उसके कारण इन्वेस्टर्स को बहुत फायदा हो सकता है, जिसके कारण उनके इन्वेस्टमेंट्स पे रिटर्न्स आ सकते हैं, क्योंकि मार्केट सब महंगी नहीं है, मार्केट सब ऑलमोस्ट अपने रेंज बाउंड मैनर में है। और ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि मार्केट्स का पीई बहुत नीचे नहीं होना चाहिए। अगर मार्केट्स का पीई बहुत ज्यादा नीचे है, इसका मतलब ये है कि मार्केट्स एक अनफेवरेबल है, मार्केट्स के अंदर वो फ्लेवर नहीं है, वो टेस्ट नहीं है, वो ज़ील नहीं है रिटर्न्स प्रोड्यूस करने के। इसका मतलब इन्वेस्टर्स मार्केट से नाखुश है और वो बाहर रहना चाहते हैं, क्योंकि जब तक पैसा ही नहीं डालोगे तब तक प्राइस बढ़ेगा ही नहीं। और अगर अर्निंग्स, तो फिर अर्निंग्स तो बहुत सारे मैक्रो पैरामीटर्स का एक वो है, एक एग्लोमेरेशन है। तो इन दैट केस एक 17 से 21 का पीई जो देखा गया वो बहुत फेवरेबल पीई देखा गया है इंडियन पैरामीटर्स के हिसाब से। वो जो पीई है उसमें डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं, हर एक सेक्टर का अपना पीई होता है। तो जो बहुत एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स होते हैं वो सेक्टर स्पेसिफिक पीई देखते हैं, कि फॉर एग्जांपल क्या बैंकिंग फंड्स के अंदर या बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर लगाना है तो वो बैंकिंग का पीई देखते हैं। क्या एफएमसीजी में लगाना चाहिए तो वो ये देखते हैं कि एफएमसीजी सेक्टर महंगा है या नहीं है, तो वो एफएमसीजी का पीई देखते हैं। चाहे फॉर एग्जांपल अगर आप आईटी का पीई देखें बहुत ज्यादा होता है, या फार्मा का पीई होता है वो एक डिफरेंट होता है। तो इन दैट केस जो थोड़े भी रमे हुए प्लेयर्स होते हैं या थोड़े मेच्योर्ड प्लेयर्स होते हैं वो पीई सेक्टर वाइज देखते हैं। बट लेमैन के लिए, जो लेमैन ज्यादा समझ नहीं पाता या उसको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं है, वो एक नॉर्मल पीई देखता है कि जो इंडेक्स है वो किस पीई में ट्रेड कर रहा है, और उस पीई के हिसाब से क्या उसको निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और उसके हिसाब से वो आगे प्रोसीड करता है। सर अगला सवाल यहाँ से लेंगे कि आपको क्या लगता है कि मार्केट्स अब कितना हाई और बना सकते हैं? 62 तो हम टच कर चुके हैं। ये $1 मिलियन सवाल है।
ये इसलिए सवाल है, ये इसलिए एक डिफिकल्ट दो हालाँकि मैंने बोला कि हम 13 से 15% के अगर मार्केट्स रिटर्न दे देती है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि वो उसका कैरेक्टरिस्टिक है। और जैसे मैंने कहा कि पिछले 2 साल का मार्केट्स एक लैगार्ड फीचर में एक लैगार्ड उसमें जा चुकी है, एक लैगार्ड फैक्टर में, तो इन दैट केस उसके जो रिटर्न्स आने के चांसेस है वो और भी बहुत ज़्यादा है। अगर कोई मुझसे पूछता है कि मैक्रो पैरामीटर्स के हिसाब से, तो मैं एज़ एन एनालिस्ट, एज़ अ वेल्थ मैनेजर मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैं कंसिडरिंग इन फैक्ट कि क्रूड एक 70 से 90 के डॉलर पर बैरल के हिसाब से ट्रेड कर रहा है। इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है। इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व्स भी नॉर्मल चल रहा है। इंडिया का इन्फ्लेशन जो है वो 4% के आसपास है, डब्ल्यूपीआई तो ऑलमोस्ट 1-2% के आसपास आ चुका है। अनएम्प्लॉयमेंट फिगर्स भी इतने पुअर नहीं है। अगर आईआईपी फिगर्स इंडिया के ठीक चल रहे हैं, सर्विस सेक्टर के इंडेक्स के अगर इंडिया के पैरामीटर्स ठीक आ रहे हैं, उसके हिसाब से मुझे ऐसा एंटिसिपेशन है कि मार्केट 70,000 तक बिल्कुल पहुंच सकता है और 70,000 तक पहुंच के ही मार्केट्स अपने ऑल टाइम न्यू हाइक पे पहुंचेगा, जहां तब भी इन्वेस्टर्स के अकॉर्डिंगली वो एक फेवरेबल मार्केट जोन होगा बिकॉज जो जितने पैरामीटर्स को मैंने डिफाइन किया है, जिससे मैक्रो पैरामीटर्स डिसाइड होते हैं कंट्री के, वो सारे फेवरेबल पैरामीटर्स तब भी होंगे। सो इन दैट केस मार्केट्स पर विश्वास रखना और मार्केट्स में इन्वेस्ट करना एक एक बहुत लाजमी चीज है जहां पे कैपिटल एप्रिसिएशन किया जाता है। बस एक जो छोटी चीज मैं आपसे एक दरखास्त करूंगा, एक एक एडवाइस दूंगा अपने इन्वेस्टर्स को, वो ये है कि पेशेंस रखें, वो अपने सब्र का बांध नहीं टूटे, क्योंकि जो उन्होंने पिछले 1.5-2 साल के अंदर अपने पेन देखा है मार्केट में, वो उनको फ्रूक्टिफाई हो जाएगा और उनके रिजल्ट्स आ जाएंगे। सर अब हम एक आखिरी सवाल लेते हैं और वो ये कि कंजम्पशन स्टोरी इंडिया की काफी स्ट्रांग है। बाहर के जितने भी लोग हैं, जितने भी कंपनीज हैं, वो इंडिया की कंजम्पशन को लेके, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मार्केट बन के उभर रहा है और अब तो हम मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स बनाने लगे हैं। इंडिया में पीएलआई स्कीम्स चल रही हैं जिनके थ्रू कंपनीज को बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं ताकि वो इंडिया में आके अपनी फैक्ट्रीज लगाएं और सारी चीजें यहीं पे करें, ताकि हम भी आत्मनिर्भर बने और हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो चीज है वो भी सॉर्ट आउट हो सके। तो ऐसे में ये कंजम्पशन स्टोरी मार्केट को कैसे इफेक्ट करेगी, या फिर मार्केट में लोग जो इस पे बुलिश हैं वो कैसे मतलब ये कैसे आगे चलेगी ये स्टोरी? आप इस पे क्या राय रखते हैं? जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो एक स्टेटमेंट था, एक 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी बनाने का, वो बेसिकली इकोनॉमी सिर्फ एक कंजम्पशन स्टोरी से ही चलेगी। और कंजम्पशन एक स्टोरी इंडिया के लिए एक बहुत बेनिफिशियल साबित हुई है, क्योंकि ये कंजम्पशन स्टोरी ही है जिसके कारण इंडिया कभी बहुत एक्सपोर्ट डिपेंडेंट या इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री नहीं रही है। अगर आप एग्रीकल्चर में देखें, तो हम लोग लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं, चाहे वो व्हीट है, चाहे वो राइस है, चाहे वो शुगर केन है, चाहे वो सीरियल्स है, चाहे वो फ्रूट्स हो। बट प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो मेजर कंजम्पशन है वो हमारे अंदर ही डोमेस्टिकली कंज्यूम हो जाता है, जिसके कारण हम बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पाते, चाहे डिस्पाइट द फैक्ट हम लोग एक्सपोर्ट्स में भी कोई पीछे नहीं है। बट क्योंकि हमारा इतनी रेजिलियंस है कंजम्पशन के कारण, जिसके कारण अगर आप बैंकिंग इंडस्ट्री में देखें तो सेविंग्स रेट, क्योंकि दैट इज नथिंग बट द फंक्शन ऑफ कंजम्पशन। अगर आप एग्रीकल्चर में देखें तो खपत इतनी ज्यादा है, और जिस तरीके से एक प्रोत्साहन दिया जा रहा है पीएलआई स्कीम को, जहां पे अभी रिसेंटली डिफेंस में बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है, बहुत सारे इंपोर्ट्स पे बैन कर दिया गया है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्क की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत सारे इक्विपमेंट्स इंडिया में डेवलप हो रहे हैं, और मेड इन इंडिया का जो चलन जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, उससे ये बात तो क्लियर है कि ये जो कंट्री है, उसका जो मेजर ड्राइविंग फोर्स है वो उसकी कंजम्पशन थीम ही है, जिसके कारण इस इंडिया जैसी कंट्री ने, चाहे वो जब लेमैन ब्रदर क्राइसिस हुआ था जिसके कारण पूरा वर्ल्ड रिसेशन में आ चुका था, बट ये कंट्री रिसेशन में नहीं आई थी बिकॉज ऑफ द वेरी सिंपल रीजन कि उस समय जो सेविंग्स रेट थी वो 32% के आसपास थी, जिसके कारण मेजरली हमारा जो एक ग्रोथ स्टोरी थी वो डोमेस्टिकली ही कंट्रोल थी। और अगर आज भी देखा जाए तो इंडिया की जो ग्रोथ कंजम्पशन स्टोरी है, जिसपे सरकार बहुत ज्यादा फोकस कर रही है, चाहे वो किसी भी सेक्टर में आप उठा लें, चाहे वो डिफेंस उठा लें, इलेक्ट्रॉनिक्स उठा लें, आईटी उठा लें, एग्रीकल्चर उठा दें, या एग्रीकल्चर में वैल्यू एडिशन उठा लें, फार्मास्यूटिकल्स उठा लिया जाए, तो ये सारी की सारी कंजम्पशन सेक्टर्स ड्रिवन कंपनीज हैं, कंजम्पशन सेक्टर्स से रिलेटेड हैं। और उसमें हम देखते हैं कि जो सबसे पहले तो जो एक प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो एक स्टेटमेंट है कि इंडिया हैज टू बिकम अ 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी, वो बहुत ही आसानी से वो पार हो जाएगा, पहली चीज।
दूसरी चीज़ क्योंकि इस कंट्री की पॉपुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा है, एज़ अ रिज़ल्ट ऑफ व्हिच आप देखोगे कि कभी रिसेशनरी ट्रेंड्स या स्लो डाउन इंडिया में कभी देखा नहीं गया है। क्योंकि आज भी इंडियन माइंडसेट जो है वो सेविंग्स पे और इन्वेस्टमेंट में बिलीव करता है। जिसके कारण वो ज़्यादा क्रेडिट कार्ड ओरिएंटेड एक इकोनॉमी नहीं है, जैसे यूएस इकोनॉमी है कि वो मेजरली लेते हैं और वो बेसिकली लोन्स पे काम करते हैं। इंडिया के जो मॉर्गेजिंग रेट्स हैं विज़-अ-विज़ आउटसाइड वर्ल्ड वो उतने ज़्यादा नहीं है। सो इन दैट केस जो कंजम्पशन एज अ थीम है पॉइंट नंबर वन वो एक स्ट्रॉन्ग ड्राइवर है इस इकोनॉमी को चलाने में। एंड सेकेंडली ये जो कंजम्पशन ओरिएंटेड थीम है और कंजम्पशन ओरिएंटेड सेक्टर्स है, अगर आप म्यूचुअल फंड हाउसेस के अगर आप स्टडी करें तो हर एक फंड के पास कंजम्पशन थीम है, कंजम्पशन स्टॉक्स है, प्रॉपर एफएमसीजी के स्टॉक्स हैं। चाहे आप किसी भी फंड हाउस को स्टडी कर लें, वो उसके पीछे रीजन ही ये है बिकॉज द फंड मैनेजर्स आर वेरी वेरी बुलिश ओवर कंजम्पशन एज अ थीम which is driving this economy further। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि अगर फंड हाउसेस या फंड मैनेजर्स अगर इतने कॉन्फिडेंट है इस थीम को लेकर, अगर प्राइम मिनिस्टर इतने कॉन्फिडेंट है इस थीम को लेकर और अगर इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स इतने कॉन्फिडेंट है जिसके कारण आज वो चाइना प्लस वन पॉलिसी जो आई है जिसके कारण बहुत सारी फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज है वो चाइना से हटके अगर इंडिया में स्टैब्लिश हो रही है बिकॉज यहाँ कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, लेबर बहुत चीप है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। उससे बहुत क्लियरली ये इंडिकेट किया जा सकता है या हो सकता है कि इंडिया 5 ट्रिलियन की जो बेंचमार्क है उसको बहुत आसानी से बीट कर लेगी, जिसके कारण जो मार्केट्स है वो अगेन एक रैली लेंगे और जो मैंने 70,000 का बेंचमार्क कोट किया है उसको अचीव करने में कंजम्पशन थीम जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करेगी। दैट इज द रीजन आप बहुत बड़ी-बड़ी जब स्टॉक्स देखते हैं जैसे डाबर हुआ, एशियन पेंट्स हुआ या फिर आप पतंजलि के आप उसके आप जी सर। टेक्निकल पैरामीटर्स देखें, वो बहुत फेवरेबल है, जो डिसाइड करता है दैट इंडिया इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी, पॉइंट 1। एंड पॉइंट नंबर 2, द रेट ऑफ द ग्रोथ ऑफ दिस कंट्री इज फास्टेस्ट इन दिस वर्ल्ड। तो उससे ये बहुत क्लियर हो जाता है कि ये कंट्री ही पूरा कंजम्पशन ओरिएंटेड सेक्टर पे बेसिकली बेस्ड है। और हाँ, अगर इसके साथ अगर एक्सपोर्ट्स और जुड़ जाता है तो वो सोने में सुहागा हो जाता है। तो जो एक इंडिया को जो गोल्डन बर्ड कहा जाता है, वो आप दोबारा पाएँगे कि वो एक्चुअली उसकी रेट ऑफ ग्रोथ आज वन ऑफ द वर्ल्ड में वन ऑफ द हाईएस्ट और फास्टेस्ट हो जाएगी। सर बिल्कुल, तो फिर कंज़म्पशन स्टोरी में से ही आप कुछ ऐसे स्टॉक्स अगर बता पाएँ जिनमें इन्वेस्टर्स को लगाने चाहिए इस वक़्त पैसा, ऐसे अगर आप हमें बता पाएँ तो बिल्कुल? देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी ये बोला कि कंज़म्पशन में अगर आप ब्लू चिप स्टॉक्स के अंदर चले जाएँ, तो जैसे रिलायंस के जो स्टॉक्स हैं, दे आर वेरी गुड। या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल आप डाबर का जो स्टॉक है या एशियन पेंट्स का जो स्टॉक है, दे आर वेरी गुड स्टॉक्स। तो मैं कुछ स्टॉक्स के ही नाम नाम लूँगा इस समय। तो मुझे लगता है कि इन स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे, तो इन अ लॉन्गर रन आप पाएँगे कि आप इस कंट्री के ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आपको जो डिज़ायर्ड रिटर्न्स भी मिल पा रहे हैं। सर बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इस बेहतरीन कन्वर्सेशन के लिए और हाँ, हम याद रखेंगे कि आपने कहा कि 70,000 मार्केट जाएगा। आप उसका टाइम टेन्योर भी बता सकते हैं कि आप कितने टाइम टेन्योर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऐसा? आप 1 साल के अंदर-अंदर आप पाएँगे कि इस तरीके का फिगर्स आप बीट कर पाएँगे मार्केट्स इस बेंचमार्क को के आस-पास पहुँच जाएगी मार्केट। जी सर, बिल्कुल। तो यानी कि 1 साल के अंदर मार्केट 70,000 के लेवल भी टच कर सकता है। तो इसका मतलब है कि बिल्कुल पॉजिटिविटी है मार्केट में और आपको पैसा भी लगाना चाहिए सर के अकॉर्डिंग और इन्वेस्टमेंट नहीं शुरू की है तो जल्दी कीजिए। उन्होंने कुछ स्टॉक्स भी बताए हैं जो आपको इस शो में और इस शो के आखिर में आपको मिल जाएँगे देखने को। तो ऐसे ही आगे के एपिसोड्स के लिए आप बने रहें हमारे साथ और हमें अपना प्यार देते रहें। धन्यवाद।